Good morning, Dr. Saab. Hello. Good morning, sir. Are you listening to the voice? Yes, sir. Kaushik sir, good morning. Kumudia. Sir, Kumud Jain. Good morning. Good morning. Very, very good morning. गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं जयपुर से बोल रही हूँ मैं। नमस्कार, नमस्कार मीनाक्षी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड डॉक्टर साहब। हाँ हाँ हाँ। और मीनाक्षी कुमावत भी बैठे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ओके। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब। सर I am नमस्कार। seeing you, डॉक्टर कुमुद। सर नमस्कार। आज का हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्लीज अपने माइक म्यूट कीजिए आप सभी। कौशिक सर, आप स्टार्ट रखिए अपना माइक। सर मल्लिका मैम। हाँ जी मैम, वो जो ऊपर वाला नाम है ना, सबसे ऊपर वाला, उसको बनाओ पोस्ट। जी आपने मोबाइल वाला बना दिया मैम। ओके ओके। फिर मैं नमस्कार प्रिंसिपल साहब, नमस्कार। डियर प्रिंसिपल सर। हाँ नमस्कार, वेलकम सर। सर नमस्ते। हाँ, यस यस डॉक्टर साहब, यस यस। नमस्कार नमस्कार। आपको 30-40,000 लोग देख रहे हैं। उनको फोन आया था आयुक्तालय से विनोद जी का। जी अच्छा चल। हाँ जी हाँ जी। सर नमस्कार। आज हम ज्ञानदूत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ज्ञानदूत कार्यक्रम के तीसरे दिन में फर्स्ट सेशन है आज प्रोफेसर अनिल कुमार कौशिक सर का, जो हमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्तियों के बारे में बताएंगे। कल हमने वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रोसीजर है उसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। साथ में ही बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के बारे में भी सर हमें अवगत कराएंगे। मैं सर आपको इनवाइट करती हूँ। थैंक यू सर, प्लीज स्वागत है आपका। थैंक यू कोऑर्डिनेटर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल, नमन टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, श्री मेघराज जी। वी रिमेंबर देम टुडे। He was a pioneer, he was a saint in the real sense. वो एक महात्मा संत की तरह से, he was devoted to his work. वो अपने कार्य के प्रति बड़े ही समर्पित थे। The qualities of Sri Meghraj ji we can't explain. I request प्रोफेसर बिश्नोई टू राइट ए बुक ऑन हिम, कि वो उन पर एक पुस्तक लिखें तो अच्छा होगा। तो उन्हें नमन करते हुए आज का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। द टॉपिक इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन। इट इज ए सिग्निफिकेंट, that is the constitutional significance, importance of this topic. संविधान में एक ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है संविधान का संशोधन, और इस पर अनेकों विवाद जो है भारत वर्ष में न्यायपालिका के सामने आए। Continue. Yes. First of all, I want to say what is amendment and what is the need of it. While so much amendments were initiated by the central government, by the Parliament of India. देखिए, law is not a static subject. विधि कोई स्थिर विषय नहीं है। There are ever changing ideas. When we study the jurisprudential aspect, there are ever changing ideas.
हमेशा विचारों में परिवर्तन होता रहता है। Our socio-economic needs led to various amendments। हमारी जो सामाजिक आर्थिक नीतियां थी, हमारी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताएं थी, उनके कारण अनेकों संशोधन करने पड़े। और मैं आप इस बात का भी उल्लेख करता हूं, संशोधनों का हवाला देते हुए, कि आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने इस पर अभी जस्ट ही पीएचडी का कार्य भी किया है और उन अमेंडमेंट्स का उल्लेख भी किया, जिनको मैं अभी संक्षेप में बताऊंगा। Before coming to the amendment of the constitution, the procedure or the power to amend the constitution, we have to examine what was the need of initiating First Amendment Act, Fourth Amendment Act, 17th and 25th Amendment Act. And in between, we will also study 24th Amendment Act. इन संशोधनों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये सारे के सारे संशोधन, चाहे शंकरी प्रसाद का केस हो, सज्जन सिंह का केस हो, गोलकनाथ का हो या केशवानंद भारती का केस हो, उन सभी में विवाद के विषय बने रहे। Because in the beginning of the constitution, importance was given to the property rights. Right to property was a fundamental right, and the undue importance was given to this right. संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था जिसको बहुत अधिक महत्व दिया गया। किस प्रकार से महत्व दिया गया? I want to say something about it. The First Amendment Act 1951 was initiated among others inter alia. हम देखेंगे कि उसमें जो है कोई अमेंडमेंट रिजर्वेशन के बारे में हुआ। That is not the subject matter of discussion today. वो आज हमारा डिस्कशन का विषय नहीं है। आज हमारा डिस्कशन का विषय है द एग्रेरियन रिफॉर्म्स। दिस अमेंडमेंट added two new articles, 13(1)(a) and 13(1)(b) to the constitution, and the 9th schedule इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31(a) और अनुच्छेद 31(b) एवं 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई? Because the first Prime Minister of India, पंडित नेहरू, was ardent, वो बहुत उत्सुक थे, was ardent to agrarian reforms, कृषि संबंधी सुधार के बारे में वे अत्यंत उत्सुक थे, ईगर थे। He had an interest. He said that the agrarian reforms are necessary for social reform. कि ये जो कृषि संबंधी सुधार है वो क्यों आवश्यक है? ये सामाजिक सुधार के लिए है। It is for the social engineering. सामाजिक इंजीनियरिंग जो अभियांत्रिकी है उसके लिए भी ये आवश्यक है। इसलिए जो है हम ये एग्रेरियन रिफॉर्म्स को आज 9th शेड्यूल में 13 एक्ट्स वर एडेड टू द 9th शेड्यूल। 9वीं अनुसूची में 13 अधिनियमों को शामिल किया गया ताकि वे could not be challenged in the courts beyond judicial scrutiny, ताकि उन अधिनियमों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके। 9th शेड्यूल में जो है किसी एक्ट को शामिल कर दें तो उसे जो है चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए 13 अधिनियमों को एग्रेरियन रिफॉर्म्स को उसमें शामिल किया। Then fourth, the background of the Fourth Amendment Act. The Supreme Court in Bela Banerjee case pointed out that the compensation granted should be adequate. If a private property is acquired, then the compensation should be granted and that should be adequate. बेला बनर्जी के केसेस में बहुत सारे केसेस आए। अब तो प्रॉपर्टी का राइट समाप्त हो गया, जब हम स्टूडेंट थे तब इस तरह के केसेस हमने पढ़े। बेला बनर्जी का केस है 1954 सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि यदि किसी प्राइवेट संपत्ति को अर्जित किया जाता है तो उसके लिए पर्याप्त प्रतिकर दिया जाए। There was a reaction from the side of Pandit Nehru. The first Prime Minister reacted to it, reacted against the judgment
and said, there shall be no third chamber. हम जो है तीसरे चैम्बर की अनुमति नहीं देते, हमारे दो ही चैम्बर हैं, राज्यसभा लोकसभा. The Supreme Court cannot be a third chamber. He initiated Fourth Amendment Act, making the issue of compensation non-justiciable. कि प्रतिकर देने की बात किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी. It cannot be. Whether the compensation is adequate or not, who will decide it? In the Constituent Assembly, we have discussed that the principles would be laid down by the legislature. कि हमने संविधान निर्मात्री सभा में भी इस विषय पर काफी चर्चा की थी और उस चर्चा के दौरान ये बात आई थी कि प्रतिकर के सिद्धांत विधानमंडल के द्वारा तय किए जाएंगे. It cannot be a justiciable issue in the law of courts. ये न्यायालयों के द्वारा विनिश्चित नहीं किया जाए कि कोई कंपनसेशन की क्या मात्रा हो, ये विधानमंडल तय करेगा. विधानमंडल कंपनसेशन का अमाउंट, और it would decide the principles governing the compensation. Compensation के जो principles है, it would be decided by the legislature, and further amendment were made in Article 13 Clause 2 and 13(1)(a) में जो है इसमें चेंज किया गया. Now the जमींदारी abolition could not be challenged on the ground of Article 14, 19 and 31. प्रावधान कर दिया गया कि जमींदारी समाप्ति को अनुच्छेद 14, 19 व 31 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी. Then again, the Supreme Court declared the Kerala Land Reforms Act relating to the Rayatwadi lands. रायतवाड़ी लैंड्स कुछ होती होंगी, रायतवाड़ी लैंड्स के बारे में केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन. Again there was an anxiety from the side of the government. फिर जो है गवर्नमेंट चिंतित हुई कि ये देखिए कि हम जो है रिफॉर्म्स कर रहे हैं, and the Supreme Court is continuously interfering in our social agenda, the social reform agenda of the social engineering. फिर जो है इंटरफेरेंस हुआ तो उन्होंने क्या किया, 44 एक्ट्स वर प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल. 9th शेड्यूल में जो है कोई 44 अधिनियमों को शामिल कर दिया. अभी विभिन्न अलग अलग स्टेट्स के जो थे, जिसमें केरला वाला ये एक्ट भी जो है उसमें शामिल कर दिया ताकि इसको चुनौती नहीं दी जा सके, जुडिशियल स्क्रूटिनी से बियॉन्ड हो जाए. Then we come to the 25th Amendment Act. The 25th Amendment Act changed the word compensation and the word amount was substituted. कि भाई कंपनसेशन का झगड़ा समाप्त करो और जो है वर्ड अमाउंट शुड बी रिप्लेस्ड. क्यों हुआ? बैंक नेशनलाइजेशन का केस हुआ, आरसी ऊपर का केस था. तो बैंक नेशनलाइजेशन में क्या हुआ कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी के द्वारा, और उस राष्ट्रीयकरण को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया. That the bank nationalization on various grounds was declared as unconstitutional, which led to 25th Amendment Act, and this substituted the word compensation replaced by amount. compensation का झगड़ा खत्म करो, कोई प्रतिकर नहीं, amount शब्द होगा, और amount जो भी होगा it would be decided fixed by the acquired. Adequate है या नहीं, it could not be challenged on the ground. The adequacy of the amount could not be challenged in the court of law. न्यायालय में से चुनौती नहीं दी जा सकेगी. This was the background. One thing more, by 25th Amendment Act, primacy to directive principle contained in clause B and C of Article 39 was given over the fundamental rights. इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39B व C में उल्लिखित नीति के निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई. परंतु यह भी लिख दिया गया that a law implementing such directives could not be challenged in law of court. कभी अगर ऐसा कोई कानून बना दिया, उसमें लिख दिया
कि इसका उद्देश्य आर्टिकल 39B व C में उल्लिखित नीति के निर्देशक तत्वों को प्रभाव देना है, तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, which was struck down by the सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस, जिसको केशवानंद भारती के केस में जो है असंवैधानिक घोषित किया गया। उस पार्ट को, उतने ही पार्ट को जो कि उसे बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटिनी बनाता था, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, उस पार्ट को असंवैधानिक घोषित किया। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द अमेंडमेंट्स। Now come to the procedure to amend the constitution. We were discussing yesterday, and there are three modes: simple majority and the special majority. Special majority plus 50% of the states. An amendment to the constitution may be initiated in any house of the parliament. संविधान संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है, और वह जब एक सदन के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो दूसरे सदन को प्रेषित किया जाता है, और दूसरे सदन को प्रेषित किए जाने के बाद भारत के राष्ट्रपति को प्रेषित किया जाएगा, who is bound to assent on such bill, जो कि ऐसे बिल पर अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे। कि कल ही हमने 111 पढ़ा था कि वे रिटर्न कर सकते हैं, he cannot return an amending bill, कि भारत के राष्ट्रपति संविधान संशोधन के विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएंगे। he is bound to give the assent. One thing. The second thing is some provisions of the constitution may be amended by simple majority. Simple majority means 50% 1 plus 1. That is, if there are 500 members, then the 251 members are required. Some of the provisions like formation of a new state, नए राज्य का निर्माण, abolition of upper chamber. Upper chamber जो राज्यों में होते हैं, राज्यों में उच्च सदन की समाप्ति या सृजन, अथवा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज, केंद्र प्रशासित राज्यों आदि के बारे में कोई प्रावधान है, तो ये सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पारित किए जा सकते हैं। Then come to the special majority. What is meant by special majority? We were discussing yesterday. That is the majority of the total membership of the House and 2/3 of the present and voting. There are two requirements. कि उस सदन के, जिस सदन में ये प्रस्तुत हुआ है, उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत एवं उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। एक दिन मैं कल चर्चा कर रहा था कि एक दिन लोकसभा में 300 सदस्य उपस्थित थे, 2/3 बहुमत से उन्होंने पारित कर दिया। That is how much? 200 in the favor, voted in the favor of the bill. कि 200 ने जो है, 300 में से 200 ने जो है उसके पक्ष में मतदान कर दिया और कहा ये लीजिए 2/3 मेजोरिटी होगी। But there were total 500 members. 251 is also a requirement. Both the requirements should be fulfilled. कुल सदस्यों का बहुमत भी पूरा होना चाहिए तथा 2/3 बहुमत हो। तो अगर केवल 200 सदस्यों ने दिया है तो ये पारित नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज देयर शुड बी 251 इफ देयर आर 500 मेंबर्स। ओके, then some provisions can be amended by special majority and the ratification by the at least 50% of the state legislature, कि कुछ प्रावधानों को संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। ऐसे कौन से प्रावधान है? The first one is the election of the president of India. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आदि हमने पढ़ा 54-55 में, उसके लिए आवश्यक है। The second one is, speedily I will tell you, the extent of the executive power of the state, of the union,
संघ व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 3 पॉइंट हो गया, अलग अलग पॉइंट से। Then if the amendment relates to the union judiciary, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई जो है संशोधन करना हो, if it relates to the high court, उच्च न्यायालयों से संबंधित, if it relates to the high court of union territories, के केंद्र शासित प्रदेश आदि यूटी जो हैं उनके हाई कोर्ट्स में कोई अमेंडमेंट करना हो, if the proposed amendment affects the representation of states in the parliament, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व, the distribution of legislative powers between the center and the states, that is article 245 to 255, केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची में अगर कोई संशोधन करना है, and the last one is the article 368 itself, के अनुच्छेद 368 स्वयं। अगर ऐसे संशोधन हो तो 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। फर्स्ट कैटेगरी में और थर्ड कैटेगरी में नहीं आए उन सभी प्रावधानों को स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा संशोधित किया जा सकेगा। The provisions which do not fall in first category or third category may be amended by a special majority, that is the 2/3 majority. Okay, we have discussed the procedure. One of the case relates to the procedure, Quixote case versus Jachi Lahu. That is the case of 1992. 92 का एक केस है Quixote का. Madam has discussed in his thesis. She knows, she is smiling. We come to the gist of the case. Para 7th of the 10th schedule was declared unconstitutional because it was not ratified by the required number of legislative assemblies. उसका पैरा 7 था, उसके द्वारा यदि कोई सदस्य अयोग्य घोषित हो जाता था तो उसके बारे में न्यायालय जांच नहीं कर सकते थे. It was kept beyond the judicial scrutiny. इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकेगी. The Supreme Court pointed out that it affected Article 32, 226 and 136 of the Constitution. कि इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 136, 226 पर प्रभाव पड़ा है, जिनके लिए अगर उनमें कोई संशोधन करना है 50% राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है. चूंकि 50% विधानमंडलों, राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त नहीं किया गया था, इसलिए केवल पैरा 7 डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी वाज अप्लाइड. पृथक्करणीयता के सिद्धांत को लागू करते हुए केवल पैरा 7 को ऑफ द 10th शेड्यूल वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. We have discussed the procedure to amend the Constitution. Now come to the most important part of the amendment, of which the background I discussed by quoting First Amendment, 4th, 17th and 25th Amendment Act. I will also state the 24th Amendment Act whenever required. जब आवश्यकता होगी उसका भी उल्लेख करूंगा. From the beginning, the question arose. Before we come to the question, we should know what is stated in the fundamental rights, what is stated in Article 13, Clause 2. हम डिस्कस करें 368 के स्कोप को, 368 के क्षेत्र को, संशोधन की शक्ति को, उससे पहले हमें जानना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 13, हिंदी में 13, खंड 2 में क्या बात कही गई है. फर्स्ट इन इंग्लिश. The state shall not make any law which takes away or abrases any of the fundamental rights contained in Part 3rd. And such law, if such law is made, it shall be void to the extent of inconsistency.
कि संविधान निर्माताओं ने क्या घोषित किया कि जब हमने अपने आप को संविधान दिया तो कुछ बातों को हमने अपने लिए आरक्षित रखा। और अनुच्छेद 13 खंड 2 में स्पष्ट रूप से कहा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, मूल अधिकारों को छीन ले, मूल अधिकारों से असंगत हो। और यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो ऐसी विधि असंगतता की सीमा तक शून्य होगी। The whole of the law is not void, but the part of the law which infringes or violates or takes away or abuses any of the fundamental rights contained in part 3 shall be void. क्या कहा कि भाई कोई भी ऐसी विधि जो मूल, कोई भी ऐसी विधि, the emphasis on the word law, कोई भी ऐसी विधि जो मूल अधिकारों को छीनती हो, न्यून करती हो, किसी भी प्रकार से उनको हमसे वापस लेती हो, वह विधि शून्य होगी। और ऐसी विधि असंगतता या जिस सीमा तक कॉन्फ्लिक्ट में है, जिस सीमा तक जो है विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, उस सीमा तक शून्य होगी। The question arose whether the word law in clause 2 includes an amendment of the Constitution. The first question, I will say it simply also. The second question again and again arose whether the fundamental rights are amendable, or in other words, whether the fundamental rights are unamendable. न्यायालयों के सामने बार बार एक प्रश्न आया कि क्या अनुच्छेद 13 खंड 2 में उल्लिखित विधि शब्द में संविधान का संशोधन शामिल है। न्यायालयों के समक्ष यह प्रश्न किया कि क्या मूल अधिकार संशोधनीय हैं, या दूसरे शब्दों में क्या मूल अधिकार असंशोधनीय हैं। In simple words, if the word law includes an amendment, सरल शब्दों में यदि विधि शब्द में संविधान का संशोधन शामिल हो तो 13(2) का क्या बन जाएगा? 13(2) को हम किस तरह से लिखेंगे? राज्य ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगा, हिंदी वाले सुन लो भाई, राज्य ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगा जो मूल अधिकारों को न्यून करे, मूल अधिकारों को छीन ले, मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। और कोई भी ऐसी विधि, कोई भी ऐसा संशोधन जो मूल अधिकारों को न्यून करता हो, छीनता हो, वह छीनने की सीमा तक, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। The students of English, listen to me. If the word law includes amendment of the Constitution, the language of Article 13(2) would be, the state shall not make any amendment which takes away or abuses or violates any of the rights contained in Part 3 of the Constitution. And any amendment affecting these rights, adversely affecting these rights, violating these rights, shall be void to the extent of inconsistency, shall be void to the extent of violation of the fundamental rights. कि क्या स्थिति हो जाएगी कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकेगी जो मूल अधिकारों को छीन ले या न्यून कर दे। और दूसरी तरफ आपने देखा, the government was very much anxious for the agrarian reforms. दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कृषि सुधारों के लिए सरकार जो है कितनी चिंतित थी और तेजी से कृषि सुधार कर रहे थे। आप सबको एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। The students of law or the coordinator or etc., the teachers are have joined. Rajasthan Tenancy Act, Rajasthan Land Revenue Act
were passed in 1955 or 56. These were the agrarian reforms. एग्रीकल्चर में सुधार के लिए काश्तकारी अधिकार काश्तकारों को दिए गए. The primary rights of tenants you have read all. ये सब क्या थे कि वो एग्रेरियन रिफॉर्म्स का परिणाम था और हम इन सबको 9th शेड्यूल में रखकर बचा रहे थे. यद्यपि बाद में सरकारों ने क्या किया, एक फैशन बना लिया, भले ही वो एग्रेरियन रिफॉर्म से संबंधित नहीं हो तो भी उसे 9th शेड्यूल में डाल दे. देयर आर नो लेस देन 284 एक्ट्स, such acts, not less than, I am telling. कि बाद में तो सरकारों ने क्या बना लिया कि अन्य अधिनियमों को भी इसमें डालना आरंभ कर दिया. We shall discuss in IR shallow it to it. Now come to the power of amendment of the Constitution as challenged various times in the courts. The first of all, the question which I have posed just now arose in the case of Sankri Prasad versus Union of India. Sankri Prasad बनाम भारत संघ 1951 सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले यह प्रश्न उठा कि क्या अनुच्छेद 13 खंड 2 में विधि शब्द में संविधान का संशोधन शामिल है. Whether the amending power is a sovereign power or a constituent power or a legislative power, this was also in the question involved in the case of Sankri Prasad. The First Amendment Act 1951 was challenged in this case. इस मामले में संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन को भी चुनौती दी गई संकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के बाद में. और भारत के उच्चतम न्यायालय के सामने प्रश्न उठा कि क्या अनुच्छेद 13 खंड 2 में विधि शब्द में संविधान का संशोधन शामिल है. The bench decided, संवैधानिक पीठ, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने निर्णित किया कि अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द में संविधान का संशोधन शामिल नहीं है. That the word law in clause 2 of Article 13 does not include an amendment of the Constitution. कि संविधान के अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द में संविधान का संशोधन शामिल नहीं है. One thing. The second thing, it was clarified by the Supreme Court that the power to amend the Constitution lies in Article 368 itself. कि संविधान संशोधन की, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 में ही निहित है, दी गई है. The third one, that this amending power of the parliament, that is the power of the parliament to amend the constitution, is a constituent power. कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति एक संविधायी शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है. It is not an ordinary legislative power. यह एक सामान्य विधायनी शक्ति नहीं. The ordinary legislative power, I tell you, my dear students, lies in Article 245, 246 or lies in 7th schedule. Ordinary legislative power जो है वो कहाँ है? आर्टिकल 245 में. इस बात को हम इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि आगे के केस में ये बात आएगी. In Article 245, it has been stated the Parliament can enact for the whole of the territory of India or any part of the territory of India. कि भारतीय संसद
संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। Then the Article 246 states about the three lists in 7th Schedule 246 जो है कहते हैं कि भी 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है। The first list union list and the second is the state list and the third is the concurrent list। कि प्रथम सूची संघ सूची है और संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, अनन्य शक्ति प्राप्त है। I think there are 97 items, etc. maybe more। तथा द्वितीय सूची द सेकंड लिस्ट दैट इज द स्टेट लिस्ट, द स्टेट लेजिस्लेचर हैज पावर टू इनेक्ट। और द्वितीय जो सूची है या राज्य सूची है उस पर केवल राज्य के विधानमंडल विधि बना सकेंगे। और तृतीय सूची का भी उल्लेख किया गया दैट इज द कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर राज्य एवं संघ दोनों कानून बना सकते हैं। दैट इज ऑन द सब्जेक्ट स्टेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट। Union as well as the union, that is Parliament of India, as well as the state legislature are competent to elect। One thing more, Article 248, which states about the residuary powers, कि अवशिष्ट शक्तियां हमारे यहाँ संसद को दी गई। That is the ordinary, that is for the ordinary legislation। ये तो ordinary legislation की जो सामान्य विधियां उनके लिए पावर है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव ऑल द लॉज। संविधान जो है अन्य विधियों से ऊपर है, इसलिए द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इज यूज्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच लाइज इन आर्टिकल 368। कि ये सामान्य विधायी शक्ति नहीं है जिसका उल्लेख अभी मैंने किया 245, 246 या 248 में या 7th शेड्यूल का जो है। हम देखिए 7th शेड्यूल में फर्स्ट जो लिस्ट है उसकी 97th आइटम है उससे रिलेटेड ये पावर नहीं है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। इट वाज प्रोपाउंडेड इन शंकरी प्रसाद केस में जो है ये 3 सिद्धांत दिए गए। एक केस का उल्लेख करूंगा, बाद में समाप्त करेंगे, कल इसको आगे डिस्कस करेंगे। अगेन इन सज्जन सिंह केस द क्वेश्चन अरोज, दैट वाज द आई थिंक दैट वाज द केस ऑफ 1965 सुप्रीम कोर्ट। अगेन द क्वेश्चन अरोज whether the word law in Article 13 Clause 2 includes an amendment of the Constitution। क्योंकि मैंने अभी आपसे चर्चा की फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद में पंडित नेहरू 4th अमेंडमेंट और 4th अमेंडमेंट आई गिव्स द क्रेडिट टू द पंडित नेहरू कि 4th अमेंडमेंट लाए उसके बाद में, और उसके बाद में 17th अमेंडमेंट भी पास हो गया। That was in 1964। These amendments were challenged before the Supreme Court in Sajjan Singh case। सज्जन सिंह में इनको चुनौती दी और कहा कि इट वाज आर्ग्यूड दैट द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 क्लोज 2 इंक्लूड्स द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तर्क दिया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई शंकरी प्रसाद का जो फैसला है वो उचित नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13 खंड 2 में प्रयुक्त शब्द विधि में संविधान का संशोधन शामिल है। But the Supreme Court rejected the argument। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और क्या कहा, followed the judgment of शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद के जजमेंट को फॉलो किया। But my dear colleagues and friends, मुधोलकर जस्टिस hinted something। हम बार बार क्या कहेंगे कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी 1973 में पहली बार आई। दिस इज ए मिसकंसेप्शन। इफ यू रीड द जजमेंट ऑफ मुधोलकर जस्टिस, ही सेड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द एपिटोम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार है।
there are some limitations on the amending power. तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी अमेंडिंग पावर है उस पर कुछ न कुछ लिमिटेशन है. The limitations may be expressed or implied. कि संविधान संशोधन की शक्ति पर कुछ न कुछ अंतर्निहित प्रतिबंध है, अंतर्निहित सीमाएं हैं, इम्प्लाइड लिमिटेशंस हैं, जिसको आगे चल के हम देखेंगे केशवानंद भारती के केस में. इसमें तो इतना ही अब रखें कि सज्जन सिंह के बाद में शंकरी प्रसाद के जो रेशियो है, शंकरी प्रसाद के रेशियो डेसिडेंडी को फॉलो किया गया, अनुकरण किया गया. निर्णयाधार को अनुकरण करते हुए कहा गया कि विधि शब्द में संविधान का अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द में संविधान का संशोधन शामिल नहीं है. और कहा शंकरी प्रसाद का फैसला उचित था. ओके, थैंक यू सो मच प्रिंसिपल साहब. आई एम सीइंग द प्रिंसिपल साहब एंड द कोऑर्डिनेटर. थैंक यू सो मच. वी शैल कंटिन्यू. थैंक यू सर. Okay. I must speak one thing. We shall continue with Golaknath and the Keswanand Bharti and the Minerva Wills, etc. All the cases would be completed by tomorrow. Okay, thank you so much for giving. थैंक यू सर आज के लिए. कल हम इसी टॉपिक को संविधान संशोधन के इन्हीं जो लीडिंग केसेस को अपन कंटिन्यू करते हैं सर. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू. अब मैं ज्ञानदूत कार्यक्रम के तीसरे दिन के सेकंड सेशन में डॉक्टर एस.के. सैनी सर को इनवाइट करती हूँ. सर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है. आज हमें सर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में बताएंगे. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की स्वतंत्रता के बारे में बताएंगे. प्लीज सर, वेलकम है आपका. कंटिन्यू सर. थैंक यू मैम. एम आई ऑडिबल? यस सर. Thank you so much. I am again today thankful to entire team of PLC Bikaner to organize such a nice program in the wide interest of students. I am also thankful for the Honorable Commissioner College Education, Sri Sandesh Nayak ji, to give a golden opportunity to the students of state of Rajasthan in the summer break for the students. So thank you again to all of you, and I just want to come on the topic as ma'am tell and given me the topic under Article 21 of Indian Constitution, right to life. Okay. Then we are going to start the most important fundamental rights of Indian Constitution, that is प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण. कि किस प्रकार से राइट टू लाइफ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रोटेक्ट किया गया है. जैसा कि कल हमने आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये देखा था कि जो फ्रीडम्स हैं वो किस प्रकार से दी गई है, उसी के अगले स्टेज में बढ़ते हुए आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो जीवन जीने से अधिकार, जीवन जीने का जो अधिकार है वो कहाँ तक विस्तृत किया गया है. हम देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन तक 3 चीजें हम इसमें स्पेशली आज देखने वाले हैं 21 के अंतर्गत. कि मुख्य रूप से जो राइट टू लाइफ के अंतर्गत जो प्रोविजंस पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे वो, और उसके बाद में बाय द पीपल ऑफ इंडिया और बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट जो अमेंडमेंट्स आर्टिकल 21 में लाए गए वो कितने शानदार थे. 3 महत्वपूर्ण चीजें इसमें बाद में जोड़ी गई आर्टिकल 29 के अंतर्गत. एक तो राइट टू लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार. बहुत सारे कैसलोज के माध्यम से आज मैं मेरे इस व्याख्यान के माध्यम से इसे प्रूव करने का प्रयास करूंगा. दूसरा जो है वो राइट टू एजुकेशन को इसके लिए अलग से इनेक्ट करना पड़ा. 2002 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लाना पड़ा. दूसरा चिकित्सा का अधिकार, परमानंद कटारा के केस के माध्यम से हम इसको प्रूव करना पड़ेंगे. ये सारी की सारी जो 3 महत्वपूर्ण, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे पोषण का अधिकार है और ये सारे. तो इसके अंतर्गत
जो चीजें पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में थी उनको किस तरह से हम फंडामेंटल राइट्स में ले आए। इसे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम प्रारंभ करते हैं आर्टिकल 21, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, जो कि बेसिकली इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रारंभ में जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है इस प्रकार का राइट नहीं था, लेकिन बाद में इसे एक एब्सोल्यूट राइट के रूप में इंडियन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 5th और 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसे जो है वो एक एब्सोल्यूट राइट बना दिया गया और इसे पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का एक भाग बना दिया गया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तो हमारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत इन सारी चीजों को जोड़ा गया। पहले तो हम ये देखें कि जो बेयर लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 की, वो क्या है? वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय ड्यू प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये स्पष्ट रूप से आर्टिकल 21 हमें बताता है। तो यहाँ जो इसका सेकंड पोर्शन है इस लैंग्वेज का, वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जो 1976 से पहले जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उससे पहले इसमें केवल नेचुरल जस्टिस ही शामिल था, एब्सोल्यूट नहीं था। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इस राइट को एब्सोल्यूट बना दिया गया। एक चीज और मैं यहाँ उल्लेखित करना चाहूंगा, जैसा कल हमने आर्टिकल 19 के अंतर्गत कहा था कि नागरिकों पर लागू है, नहीं, आर्टिकल 21 के लिए पर्सन शब्द इस्तेमाल किया गया है, व्यक्ति शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों पे देने वाले व्यक्ति हैं, और अगर कोई विदेशी व्यक्ति भी भारत में आ गया तो हमने उसको भी राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, आप किसी व्यक्ति का प्राण छीनने का अधिकार किसी भी कीमत पे नहीं दिया जा सकता एक्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तभी जो है वो आप किसी व्यक्ति और दैहिक स्वाधीनता को छीन सकते हो, नहीं छीन सकते हो। तो इन सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। क्या राइट टू डाई भी इसमें शामिल है? क्या व्हाट इज एथुनेशिया? इन सारे बिंदुओं पे आज हम लिमिटेड टाइम में चर्चा करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स इसको जो है वो वाइडली पसंद करेंगे और क्वेश्चन भी इसमें निश्चित रूप से पूछेंगे। जैसा कि मैम ने बताया था कि संडे को हम अलग से एक क्वेश्चन सेशन भी रखने वाले हैं। तो आर्टिकल 21 में जो स्टार्टिंग में जो चीजें दी गई, देखिए कल भी मैंने आपको आर्टिकल 19 में बताया था कि आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार केवल जीने मात्र से नहीं है, बल्कि मेनका गांधी के केस के बाद में ये बहुत वाइडली जो वो इंटरप्रेट किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो लाइफ से संबंधित हमारा जूरिस्प्रूडेंस है उसको बहुत वाइडली जो वो स्पष्ट किया गया और ये कह दिया गया कि मानव जीवन जीने का तात्पर्य सिर्फ जीवन जीने मात्र से नहीं है, किसी प्रकार के पशुवत या दासों के जीवन के जीने से नहीं है, बल्कि विद ड्यू डिग्निटी, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रोवाइड करवाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें। तो ये जो 2-3 चीजें इसमें निकल करके आई कि एक तो जो है वो किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वाधीनता को तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें उसको ड्यू प्रोसेस जो वो एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इस्तेमाल नहीं किया जाए। नेचुरल जस्टिस इटसेल्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। हम जानते हैं जूरिस्प्रूडेंस में भी हमने नेचुरल जस्टिस पढ़ा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में नेचुरल जस्टिस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है अपने आप में, और आर्टिकल 21 जो है वो ऑटोमेटिक इसमें समाहित हो गया। तो अच्छा, दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उससे पहले जो है वो प्रोटेक्शन केवल न्यायपालिका के विरोधी था। इट्स इंपॉर्टेंट, आप देखिए 42वें संविधान संशोधन में इसको स्पष्ट कर दिया गया कि ये विधायिका के विरुद्ध भी है। विधायिका भी कोई इस प्रकार का लॉ नहीं बना सकती जिसमें नेचुरल जस्टिस की अनुपालना नहीं की गई हो, ड्यू प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। एक चीज और कितनी इंपॉर्टेंट देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है कि चाहे आप कितनी इमरजेंसी इम्पोज कर लो,
आपका आर्टिकल 21 छीना नहीं जा सकता है। उससे पहले जब 1965 का वार आया या 72 का वार आया था, तब जो है वो आर्टिकल 21 के भी प्रोविजंस को, पूरे फंडामेंटल राइट्स को रिवोक कर लिया जाता था। बट इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में अभी कह दिया गया कि राइट टू लाइफ जो वो किसी भी हाल में छीना नहीं जा सकता, केवल एक्सेप्शन के तौर पे विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपना करके ही लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिया जा सकता। तो ये सारी चीजें जो है वो, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 को डिक्लेयर की गई थी, उसमें ह्यूमन राइट्स की बात कही गई थी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो उससे भी बहुत आगे बढ़ करके है कि इस तरह के जो फंडामेंटल राइट्स है वो पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने दे दिए कि राइट टू लाइफ जो है वो 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट के रूप में, एक बेसिक ह्यूमन राइट के रूप में भारत सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया है। चाहे बाद में आगे चल करके वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिए गए डायरेक्शंस के अंतर्गत 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है वो लेकर के आए होंगे। तो देखिए आप कि इसको जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स के रूप में भी शामिल किया गया है। और एक चीज और मैं यहाँ उल्लेखित करना चाहूंगा, हम केस लॉज की तरफ बढ़े इससे पहले, कि आर्टिकल 21, जैसे कल मैंने बताया कि आर्टिकल 19 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 21 के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ज्यादा इंटरप्रेट किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सबसे अधिक बार निर्वचित किया गया आर्टिकल 21। तो इतने आप में इतना अधिक वाइड, देखिए जीवन से जुड़ा हुआ अधिकार फंडामेंटल राइट है, और इसमें भी वो सारी चीजें जो आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 19 में जो चीजें उल्लेखित की गई वो यहाँ भी है। राइट टू इक्वलिटी का ध्यान आर्टिकल 21 में भी रखा जाएगा, फ्रीडम्स का ध्यान जो है वो 21 में भी रखा जाएगा। 19 में अभी इंटरनेट के राइट के बारे में भी हम कल चर्चा कर रहे थे, आज भी यहाँ चर्चा करेंगे। तो इतना अधिक विस्तृत अधिकार जो वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत, राइट टू लाइफ के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट के रूप में हमें प्रोवाइड करवाया गया है। तो दोस्तों अब देखिए कि इसमें जो राइट्स शामिल किए गए, हालांकि कल की तरह मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 21 जैसा मैंने अभी बताया सबसे ज्यादा बार इंटरप्रेट किया जाने वाला फंडामेंटल राइट है। ये बहुत बड़ा है, लेकिन लिमिटेड समय में हम इसको प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से शॉर्ट एंड स्वीट आप लोगों तक मैं मेरी बात को पहुंचा सकूं। इसमें मैंने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स जो आप लोगों के लिए चूज की हैं, जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना आवश्यक समझता हूं। वो है, देखिए कि इसमें क्या क्या शामिल है आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट के रूप में। इसमें हम चर्चा करेंगे राइट टू हेल्थ की, इसमें हम चर्चा करेंगे राइट टू लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट की, इसमें हम चर्चा करेंगे राइट टू एजुकेशन की, इसमें हम चर्चा करेंगे रोजगार को एक फंडामेंटल राइट के रूप में, निजता को एक फंडामेंटल राइट के रूप में, राइट टू जो है आपका एजुकेशन, राइट टू इंटरनेट, पोषण का अधिकार है ना, बच्चों को किस प्रकार से पोषित किया जा सकता है। वेरियस केस लॉज के माध्यम से हम इनको डिस्कस करेंगे कि इसमें जो यहाँ तक कि देखिए कि जेल में बंद व्यक्ति के भी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इसमें हम देखेंगे सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस, चार्ल्स ओब्राज वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस, और दूसरे बहुत सारे केसेस की जो यहाँ तक कि बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस जो वो बार बार इस प्रकार की बातें करते हैं, चाहे पाकिस्तान में बंदी हमारे लोगों, उनके ह्यूमन राइट्स की भी बात हम करते हैं। तो जेलों में बंद लोगों को भी अपने ह्यूमन राइट्स होते हैं और फंडामेंटल राइट होते हैं। आर्टिकल 21 के प्रोविजंस उन पर भी लागू होते हैं, हम ये भी देखेंगे। तो इतने सारे केसेस के बाद में इन सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे। बट पहले मैं उचित समझता हूं कि 2-3 केस लॉज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वाइडली इंटरप्रेट किए गए आर्टिकल 21 के संबंध में, उन पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जो केस आया वो था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का 1950, जो राइट टू प्राइवेसी से संबंधित था कि जो फंडामेंटल राइट, बेहतर राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड्स इन राइट टू लाइफ, क्या निजता के अधिकार को जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पहले आप देख लो कि जब हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं और अभी हमने गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात कही गई आर्टिकल
अंतर्गत, तो हमें समझना चाहिए कि ये बिल्कुल इसके अंतर्गत शामिल है। ऐसा बहुत बार हम देख चुके हैं। पोस्टल विधेयक की मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा। ज्ञानी जेल सिंह भारत के महामहिम राष्ट्रपति हुआ करते थे। स्वर्गीय राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। पंजाब में टेररिज्म अपनी पीक पे था और पार्लियामेंट एक ऐसे विधेयक पर चर्चा कर रही थी जिसको पारित करने पे तुली हुई थी कि आप किसी के भी पत्रों को खोलकर पढ़ सकते हो। तो महामहिम ज्ञानी जेल सिंह जी का ये व्यू था, क्योंकि बिल पारित करके और राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जा चुका था और ये कहा गया कि हस्ताक्षर करने के लिए भेजा गया था, तब महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उसको रोक लिया कि ये राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है, आप कहाँ लेकर के जा रहे हो, जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत समाहित है। तो यहाँ इस केस की मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि वो बिल जो है वो आज तक पारित नहीं हो पाया। पोस्टल विधेयक जो पार्लियामेंट में उस समय रखा गया था वो आज तक पारित नहीं हो पाया। आप देखिए कि व्यक्ति की निजता के साथ कतई और किसी भी स्वरूप में समझौता नहीं किया जा सकता। उसको हम अभी इंटरनेट के साथ और सोशल मीडिया के साथ भी जोड़ करके देख रहे हैं। आए दिन ट्विटर पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे या इंस्टा पे इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आ रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो वो लगातार इस पर वाच रखी हुई है, भारत सरकार पर भी इस पे वाच रखी हुई है कि किसी भी स्वरूप में आप सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक मामले में इसका जो है वो दुरुपयोग नहीं हो पाए और लोगों की प्राइवेसी जो है वो उसका जो वो इन्फ्रिंजमेंट ना हो। तो इसलिए ये राइट टू प्राइवेसी जो है वो यहीं से 1950 में ही AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस से ही इसकी चर्चा प्रारंभ हो गई थी कि आप रात्रि के समय भी किसी व्यक्ति को देख नहीं सकते जाकर के कि वो क्या कर रहा है। कुसनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केसेस में भी इस प्रकार की बार बार चर्चा की गई कि आप जो है वो यहाँ तक कि आप आगे चल के तो इसको बहुत अधिक विस्तृत स्वरूप दे दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद, विशेष करके महिलाओं के मामले में, कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व जो आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है। AK गोपालन के केस के बाद में जो बहुत महत्वपूर्ण केस आया वो आया खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का 1963 में। तो 1950 के बाद सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने जिसको डिस्कस किया वो खड़ग सिंह का केस था और अपने आप में एक लीडिंग केस है कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ के अंतर्गत शामिल की गई है। अब उसके बाद आप देखिए कि जो केस आया वो आया 1978 में मेनका गांधी का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो इसका इंटरप्रेशन किया गया और आर्टिकल 21 के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि शामिल की गई और बार बार कोर्ट जो है वो इसके बारे में प्रोविजंस देती रही है। अब हम चर्चा करेंगे अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के कि कौन से टॉपिक में, जैसे चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे वो प्राइवेसी हो। अच्छा, प्राइवेसी में मैं एक और केस के बारे में यहाँ चर्चा करना चाहूंगा। पब्लिक यूनियन फॉर सिविल राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था वो खड़ग सिंह के साथ उसको एक तरह से इंटरप्रेट किया गया कि खड़ग सिंह के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण केस आया वो आधार केस है। तो इसको चैलेंज किया गया जस्टिस एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अब देखिए, आज आप कह रहे हो कि फेसबुक जो है वो हमारे डाटा लेके जा रही है। आप लोग देखते ही होंगे कि आपने फेसबुक पे कोई चीज सर्च की तो उससे संबंधित प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट्स तुरंत आने लग जाते हैं कि आपने जीन्स सर्च की तो जीन्स आ गई, आपने किचन इक्विपमेंट किया तो वो उसके एडवर्टाइजमेंट आ गए। इस फेसबुक को कैसे पता कि आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है, या यहाँ तक कि आपके कौन सी बैंक में अकाउंट है, कौन सी बैंक से आपने ट्रांजेक्शन किए, कौन कौन से पेमेंट्स आपके ड्यू है, ये सब इन जो एप्स है ये सोशल मीडिया से रिलेटेड, ये इसका मतलब सीधा सीधा है, हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये हमारे डाटा लेकर के जा रहे हैं और इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे डाटा भी होते हैं जो हमारी प्राइवेसी को लेकर के भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ आपकी प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। इसीलिए जो है वो टकराव चल रहा है गवर्नमेंट का और सोशल मीडिया के द्वारा दिए गए इस प्रकार के एप्स को लेकर के। तो जो राइट टू प्राइवेसी है, जस्टिस पुट्टुस्वामी के मामले में इसको चैलेंज किया गया आधार कार्ड के मामले में। तो जो चीजें मैंने सोशल मीडिया से यहाँ अटैच की आपके साथ, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि आधार कार्ड में भी
आपकी सारी जानकारियां छुपी हुई है। आज आधार कार्ड से आपका बैंक का अकाउंट अटैच है, आज आधार कार्ड से आपका टेलीफोन नंबर अटैच है, और दूसरी सारी चीज आप जहां भी जाते हो, यहाँ तक कि टीका भी लगाने जा रहे हो, वैक्सीन भी लगाने जा रहे हो, तो आपका आधार कार्ड चाहिए। तो यहाँ से आपकी सारी जानकारियां जो है वो लीक हो सकती है। बट इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभ में ये भी कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एब्सोल्यूट नहीं है आपका, और राष्ट्र हित में ऐसा किया जा सकता है। और उसका परिणाम यह है कि आज सबके जेब में और पर्स में आधार कार्ड आपको मिलेगा, और वो एक जरिया बना हुआ है। अगर आप लोगों को जाकर के पूछेंगे, जो नीडी पर्सन है, आधार कार्ड उनका, चाहे वो राशन ले रहा हो या चाहे वो चिरंजीवी योजना ले रहा हो या कोई आवास योजना ले रहा हो, उस आधार कार्ड के बेस पे ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से ही किसानों से संबंधित योजनाएं खाते में पैसे जमा हो रहे हैं। तो ये जो वो इस आधार कार्ड के बाद ही संभव हो पाया। तो ये कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो इन्फ्रिंजमेंट तो है, लेकिन कुछ मामलों में ये एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, जहां गवर्नमेंट को, स्टेट को इसकी आवश्यकता है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपके डाटाज को लीक आउट नहीं किया जा सकता, न तो खुद कोई इंडिविजुअल व्यक्ति इसको बर्दाश्त करेगा और न ही गवर्नमेंट इसको बर्दाश्त करेगी। तो कुट्टूस्वामी के मामले के बाद में इसको जो है वो और बहुत अधिक जो है वो क्लैरिटी दे दी गई। तो ये तो था राइट टू प्राइवेसी से संबंधित मामला। नेक्स्ट देखिए, हम चलते हैं राइट टू एनवायरनमेंट की तरफ, कि पर्यावरण का अधिकार जो वो किस प्रकार से आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, लेकिन जब पॉल्यूशन जनित बीमारियों से लोग मरने लग गए, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट के मामले में एडवोकेट एमसी मेहता ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने डाटा प्रस्तुत किए, वो आप लोग जानते हो कितने चौंकाने वाले थे। दिल्ली शहर में रहने वाले 1984 में 10 में से 3 व्यक्ति पॉल्यूशन जनित बीमारियों से ग्रसित थे, और उसमें से बहुत सारे कोविड तो अब आया, पहले ही ऊपर पहुंच जाते थे। तो ये देखा गया कि तो पॉल्यूशन तो जान लेगा, और आप जो राइट टू लाइफ की बात कर रहे हो, मरने बाद दोगे क्या फंडामेंटल राइट, कब दोगे? तो ऐसे बहुत सारे केसेस जो है वो सामने आए। सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक महत्वपूर्ण केस आया है ना। इससे पहले हम देख चुके हैं कि ए वर्दी चंद वर्सेस रतलाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस आया, किंकरी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल का प्रदेश का केस आया। जो महत्वपूर्ण केस था वो आपका रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट सेंटर देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस आया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाइडली राइट टू लाइफ के साथ क्लीन एनवायरनमेंट को लेकर के जोड़ा, है ना। तो यहाँ तक कि देहरादून और शिमला शहरों की और दिल्ली का पॉल्यूशन, कलकत्ता का, चेन्नई का पॉल्यूशन था। एमसी मेहता ने बहुत सारे ऐसे केसेस जो वो दायर किए, जिन पे पूरी बुक पब्लिश की जा रही है, चाहे वो गंगा नदी के पॉल्यूशन का केस हो, चाहे वो ताज प्रदूषण का केस हो, या बाद में दिल्ली में इंडस्ट्रियल उसका केस हो, श्री राम फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन धौलपुर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो, श्री राम फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन वर्सेज भोपाल गैस का केस हो। आप देखिए आप कि कितनी जानें चली गई थी भोपाल गैस के केस में। तो इसको न केवल टोर्टियस लाइबिलिटी और इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत क्राइम बनाया गया, ऑफेंस बनाया गया, बल्कि ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत भी इसको शामिल किया गया। तो देयर आर सो मेनी केसेस जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दो केसेस मैंने आपको बताया कि जो रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट सेंटर देहरादून का केस है, या सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, इसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि नाउ द टाइम हैज कम दैट इट मस्ट बी ए फंडामेंटल टू लिव इन ए क्लीन एनवायरनमेंट। तो अब वो जो चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में थी वो निकल करके आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स में समाहित हो। अब इसके बाद में अगर हम देखें चिकित्सा के अधिकार को फंडामेंटल राइट के रूप में, तो हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना आ रही है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ प्लान्स आ रहे हैं। ये देखिए बेसिकली ये तो बहुत आगे की चीज है। स्टार्टिंग में ही हम देखें इसको, हम परमानंद कटारा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस से प्रूव करना चाहेंगे। उसके सिंपली मैं बहुत शॉर्ट में फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि परमानंद कटारा पटना के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। एक दिन जो है वो अपनी गाड़ी से
कहीं जा रहे थे, सामने से एक साइकिल वाला जा रहा था और एक कार आ रही थी, कार वाले जो वो लहराता हुआ आ रहा था, इस तरह से लगा कि वो साइकिल वाले के टक्कर मार देगा, देखते देखते उसने टक्कर मार दी, साइकिल वाला घायल हो गया, उसका खून बह रहा था, कोई सहायता करने नहीं आया। परमानंद जी खुद उतरे, उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाया और एक निजी सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। सरकारी हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि तो मेडिको लीगल केस है, इसलिए हम ट्रीट नहीं करेंगे। और कटारा जी ने देखा कि ये तो मर जाएगा अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो प्रारंभिक तौर पर एक निजी अस्पताल में ले जाकर के ट्रीटमेंट किया और फिर ये पिटीशन लगाई। तो फिर कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स का ये कर्तव्य है कि पहले किसी भी व्यक्ति की जान बचाए, उसका राइट टू लाइफ है, इसलिए चिकित्सा का अधिकार जो वो राइट टू हेल्थ है वो फंडामेंटल राइट है। तो इस तरह से अब आपको मेडिको लीगल केस है तो पुलिस में FIR करवाना आप बाद में करवाते रहें, लेकिन पहले उसको ट्रीटमेंट दें, उसकी जान को जो है वो बचाएं। तो आप देखिए ये चीजें भी जो है वो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत होती थी, ऐसे बहुत सारे केसेस के माध्यम से जो है वो ये अब फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आ गया है। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोविड के मामलों में भी इसको कॉग्निजेंस लेती है। बार बार आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे वेरियस हाई कोर्ट्स हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो या बेड्स का मामला हो या दूसरे मेडिसिन का मामला हो, इसको राइट टू लाइफ के साथ अटैच करके और बार बार जो वो इस प्रकार से लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो इसी प्रकार से एक और लिवलीहुड का हम देखें कि ओल्गा तेलिस का केस इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जो है वो जीविकोपार्जन का अधिकार जो है वो, इसमें एक दो केसेस और मैं दिल्ली ठेला ओनर्स वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस भी डिस्कस करना चाहूंगा। इसके साथ ही इनमें देखिए कि जो राइट टू लाइफ है और जीविकोपार्जन है, अगर कुछ ठेले वाले या कोई इस प्रकार के वेंडर्स जो है वो अपनी जीविकापार्जन कहीं बैठ करके बरसों से करते आ रहे हैं। दिल्ली के कनॉट पैलेस में पहले इस प्रकार के लोग पीढ़ियों से, आज भी आप जाते हो तो वहाँ के छोले भटूरे और आपको जो प्रसिद्ध मिलते हैं और आप घुसते ही सोचते हो कि अमुक व्यक्ति के हम छोले भटूरे खा के आए या गुलाब जामुन खा के आए। तो इसमें जो है वो लोग वहाँ बरसों से अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं और वहाँ से अगर उसको हटाया जा रहा है तो ये माना जा रहा है कि उनके जो है वो जीविकोपार्जन पर जो वो अटैक किया जा रहा है और उनके बच्चे भूखों मर जाएंगे। तो राइट टू लाइफ के अंतर्गत, बट इसको एब्सोल्यूट नहीं माना गया। ये कहा गया कि इसको जो है वो आप अगर वहां से किसी कारण से हटा भी रहे हो तो उसके लिए आपको यू हैव टू अल्टरनेट अरेंजमेंट फॉर सच टाइप ऑफ पीपल्स। तो लेकिन ये जो जीविकोपार्जन का अधिकार है वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जिसको सन 2002 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से शामिल किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से फंडामेंटल राइट में लाएगा, जिसका वाइड बेनिफिट मिल रहा है। आज आप देखिए कि जो गरीब लोग हैं जो RTE के तहत स्कूलों में उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा का अधिकार हम जानते हैं कि पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था। मोहिनी जैन का केस देख लो, चाहे आप इसमें उन्नीकृष्ण TJ वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस था, दोनों 1992 और 93 से संबंधित केसेस थे। मोहिनी जैन भी जो है वो इसी प्रकार की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और देखा गया कि अगर हम 1992-93 की बात करें तो मोर देन 60% लोग अंगूठा छापते, कहना नहीं चाहिए, यानी शिक्षा का स्तर देश में क्या था। इस प्रकार के केसेस के बारे में गवर्नमेंट्स को जो है वो ये ध्यान में आया कि चाहे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो, एक जब तक देश शिक्षित नहीं होगा, व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, उसका विकास किसी भी स्वरूप में नहीं होगा। तो शिक्षा तो एक आधारभूत आवश्यकता है। दूसरा, अमूमन मैं मेरे स्टूडेंट्स को एक उदाहरण बताता हूं कि शिक्षा का महत्व क्या है। अगर आप पढ़े लिखे हो, एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो किसी चौराहे पे खड़े हैं और एक किसी सिरफिरे से पूछते हैं कि भैया अमुक रास्ता किस तरफ से जाएगा, तो वो उसको उल्टा बता देता है और वो बहुत दूर आगे पैदल पहुंच जाता है। वहां जाके फिर किसी हमारे बिश्नोई जी जैसे व्यक्ति से पूछते हैं कि भैया बीकानेर जाना है, किधर से जाना पड़ेगा, तो वो हाथ पकड़ के कहेंगे ताऊ जी आप इधर से चले जाओ। तो फिर वो कहेगा कि उस गंदे आदमी ने तो मेरे को ये बताया कि मैं तो 2 किलोमीटर पैदल चल के। यहाँ वो व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा होता तो वो कहीं भी एरो साइन बोर्ड या पढ़ लेता और अपने रास्ते से चला जाता। तो उसकी इंटीग्रिटी पे कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। राज्य का ये कर्तव्य है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। तो मोहिनी जैन और इन दोनों केसेस के माध्यम से जो है वो ये बात उन्नीकृष्ण के केस के माध्यम से
से गवर्नमेंट के सामने ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो है वो ये तो फंडामेंटल राइट होना चाहिए, क्योंकि ये जो वो इंटीग्रिटी के साथ तो वो जुड़ा हुआ मामला है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको फंडामेंटल राइट बना दिया। और हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल 21E जोड़ा गया है ना, और इसी राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है वो दिया गया। और यहाँ तक कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी लास्ट में एक क्लोज जो है वो 11वां जोड़ा गया कि यहाँ तक कि पेरेंट्स का भी कर्तव्य होगा, जिनके 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको वो स्कूल भेजे, उनकी ड्यूटी है, और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। और 6 से 14 साल तक के बच्चों का फंडामेंटल राइट बना दिया एजुकेशन का, तो अब गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि वो शिक्षा प्रोवाइड करवाए। और इसका एक कितना बड़ा कारण है कि अभी जो है वो 7 तारीख से स्कूलें खुल गई है और अभियान चला गया। 50% टीचिंग स्टाफ जो वो गाँव में फील्ड में जा करके राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत बच्चों को स्कूल में ला रहा, उनके नाम लिख के ला रहे हैं, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। तो राइट टू एजुकेशन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बदले जो बड़ी प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां गरीब बच्चे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, वहां 25% तक बच्चों को एडमिशन देने की बात कही गई है, और इसके लिए गवर्नमेंट उनकी फीस जो वो पे कर रही है। तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म एजुकेशन के मामले में यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से आया, एंड नाउ इट इज ए फंडामेंटल राइट टू गेट एजुकेशन। तो ये इसी प्रकार से 2-3 चीजें और हम देखेंगे कि राइट टू डाई जो है, मरने का अधिकार भी क्या राइट टू लाइफ के अंतर्गत शामिल है। तो मारुति श्रीपद दुग्गल का केस जो है वो महाराष्ट्र का था, उसमें ये कहा इसको इंडियन पेनल कोड के जो सेक्शन 309 है उसके साथ भी जोड़ा गया। बहुत सारे केसलोज आए। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि एक ही सिक्के के पहलू है, लेकिन आप अपनी जो कर्तव्य है उनसे विमुक्त नहीं हो सकते। एथुनेशिया भी एक इसी प्रकार का वर्ड हमारे सामने आया, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि अरुणा रामचंद्र शानबाग का केस हमारे सामने आया, जिसमें इच्छा मृत्यु की बात कही गई। तो इससे जो है वो ये जो राइट टू लाइफ का हमारा प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, इसमें कितनी सारी चीजें जोड़ी गई है। अब ये देखिए कि जीविकोपार्जन से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, पर्यावरण से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, और कहां तक लेकर के आया गया। मैंने आपको बताया था कि जो 1976 से पहले की स्थिति बहुत डिफरेंट थी, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के बाद में स्थिति जो है वो और अधिक बदल गई। और इसका तात्पर्य क्या ये निकला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और अधिक पावर्स मिल गए, और उनके चलते जो वो जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की चीजों को लेकर के जाता है तो उसको ये देखता है कि क्या ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, और नहीं आता है तो क्या ये जीवन से जुड़ा हुआ है क्या। एक बहुत वाइड इंटरप्रिटेशंस जो वो वेरियस केस लॉज के माध्यम से किया गया। हमने इतने सारे केसेस आज देखे हैं, चाहे आप देखिए कि 1950 से लेकर के और आज तक कितना इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है वो हुआ होगा, और हम कहां से कहां तक आ गए। तो ये जो है वो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखिए, हमारी लेजिस्लेचर का काम है कि लॉ बनाना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फंडामेंटल राइट्स दिए, आर्टिकल 21 दिया, और लेकिन समय समय पर जो है वो इस प्रकार की चीजें हमारे सामने निकल करके आती गई, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने जजमेंट्स जो है वो देता हुआ चला गया, और हम जो है वो यहाँ तक पहुंच गए। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये छोटा सा एक प्रयास था कि मैं आप लोगों तक मेरा जो नॉलेज है वो 21 के बारे में आप तक पहुंचा पाऊं, और प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक क्वेरी थी सर, थोड़ा सा आप सर इमरजेंसी और आर्टिकल 21 के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट को अवगत कराएं सर। अभी करवा देते हैं। इमरजेंसी और आर्टिकल 21 जो है, देखिए 1961, 1965 और 1972 के जो वार हुए थे, उस समय इमरजेंसी जो इम्पोज की गई थी उसके अंतर्गत सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट
3 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए वो सारे के सारे रिवोक कर लिए जाते थे। और उस समय जो है वो जेलों तक लोग पहुंच जाते थे और इस प्रकार के जो होमोसाइड और इस प्रकार की चीजें होती थी, गोलियों से भून दिया जाता था, बसें की बसें, ट्रेन के डिब्बे भून दिए जाते थे। खैर एनीवे, लेकिन जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया कि आप जो है वो इसको किसी भी स्वरूप में रिवोक नहीं कर सकते 21 को। अब इसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि जीवन जीने का अधिकार चाहे आप आपातकाल लगा रहे हो उसको छीना नहीं जा सकता। आपातकाल में भी आपका वो अधिकार जो वो प्रवर्तन में रहेगा, चाहे बाकी के फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट ने रिवोक कर लिया हो। या आप जैसे चाहे बहुत बार हम देखते हैं कि 144 का इस्तेमाल कर लेते हैं, आंसू गैस छोड़ते हैं, गोलाबारी भी हो जाती है ना, यहाँ तक कि जेलों में भी जो वो हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियसली लिया है, कस्टोडियल डेथ्स को भी बहुत सीरियसली लिया है। तो किसी भी स्वरूप में जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपका जो राइट टू लाइफ का फंडामेंटल राइट है उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज आपने आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के इस फंडामेंटल राइट के बारे में बहुत ही विस्तृत बताया। आर्टिकल 21 में कौन कौन से और अधिकार शामिल हैं, और आपने जैसा बताया कि आर्टिकल 21 का बहुत बार निर्वचन इंटरप्रिटेशन किया गया है और विस्तृत है, और अभी भी कुछ अधिकार ऐसे हैं जो आर्टिकल 21 में शामिल हो ही रहे हैं। साथ में ही सर आपने इमरजेंसी के बारे में भी बताया कि आर्टिकल 21 इमरजेंसी में खत्म नहीं होता है, वो बना रहता है। किसी को भी ये नहीं है इमरजेंसी लग गया तो आपको जीवन जीने के अधिकार का समाप्त कर दिया जाएगा। थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया बताया, बहुत अच्छा बताया बच्चों के लिए। अब मैं मीनाक्षी मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो सर को थैंक यू बोले। मीनाक्षी मैम। Thank you, ma'am. Sir, on the behalf of all students, I grant to very thankful to you. मैं सभी बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सर, आर्टिकल 21 जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम के रिगार्डिंग भी, और वैसे भी हम सबकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी हमें इसके बारे में काफी विस्तारित रूप से पता होना चाहिए। आर्टिकल 21 के बारे में चर्चा करते हुए आपने, जैसा अभी मलिका मैम ने बताया, काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने इसमें इंक्लूड करे, चाहे वो राइट टू जो भी नए हैं, राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो राइट टू आपका एनवायरनमेंट को लेकर हो, राइट टू हेल्थ से संबंधित है, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू डाई। ये सभी आपने बहुत ही अच्छे से और लीडिंग केसेस के साथ में हमारे विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट किए, जिसके लिए एक बार पुनः सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, Thank you. थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू Thank you, एंटायर sir. जीएलसी टीम, स्पेशली प्रोफेसर बीआर बिश्नोई। एक इतना शानदार प्रोग्राम बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आपके नेतृत्व में मीनाक्षी मैम के द्वारा और प्रवीण मैम के द्वारा संचालित किया जा रहा है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सैनी सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत ज्ञानवर्धन विस्तार से जो है बच्चों को जो है लेक्चर डिलीवर्ड किया है। आशा है सभी बच्चों को पसंद आएगा और भी आपको मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। कैन आई लीव? यस सर, यस सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।